हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज भी हम 4 अहम सवालों पर अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे। तो कोरोना वायरस जिससे पूरा पाकिस्तान लड़ भी रहा है, एहतियात भी कर रहा है, ऐसे में एक अहम पैगाम जाना चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक हैं, तमाम सूबे एक हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ बयानात ऐसे आते हैं सियासी जमातों की तरफ से कि ये यगानगत की कैफियत पैदा नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है, ये जानेंगे। हुआ कुछ यूँ कि वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ट्विटर पर अपोजिशन को टारगेट करते हुए कहा है कि अपोजिशन का दिल और नीयत साफ नहीं है, हर पल चाहते हैं कि इमरान खान नाकाम हो, लेकिन इमरान खान ने अपनी सोच, हिम्मत और जिद्दोजहद से अपने नाकदीन को हमेशा गलत साबित किया है। उनका मजीद कहना था कि सियासी मुखालिफिन सियासी मुनाफकत तर्क करें। एक तरफ लॉकडाउन से फरार, दूसरी तरफ इसरार, नैब बुलाए तो समाजी फासलों की परवाह, दूसरी जानिब लापरवाही। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना से लड़ रहे हैं जबकि नून लीग इमरान खान और नैब पर बरस रही है। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी के इन बयानात पर हमारा सवाल कुछ यूँ है कि मुआविन खुसूसी का सियासी मुखालिफिन को मुनाफकत तर्क करने का मशवरा, क्या फिरदौस आशिक अवान का बयान दुरुस्त है? हमारे एनालिस्ट के पास हाँ या ना की ऑप्शन है। और आज हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मुनीब फारूक साहब, महमूद सरफराज साहिबा, मज़र अब्बास साहब और इरशाद भट्टी भी हमारे साथ होंगे। नियाजी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि जी जब नैब के सामने पेश होना होता है तब समाजी फासले और कोरोना याद आ जाता है, और जब असम्बली का इजलास बुलाना होता है तब फिज़िकल डिस्टेंसिंग या फिज़िकल इजलास बुलाने का कहते हैं। तो ये क्यों है इख्तलाफ? देखें जी, अब आप फिरदौस आशिक अवान साहबा हैं, 1 2 3 और उन्होंने उसी बहर के ऊपर या उसी मिसरे के ऊपर बर्थी किए हुए हैं। वो कोई गिल साहब हैं, फिर पंजाब के अंदर 2 3 ऐसे हैं। देखें, एक बात करके मेरी बात ख़त्म करता हूँ। देहातों के अंदर अभी भी रिवाज है, शायद भट्टी साहब इसको सेकंड करें, कि वहाँ पे जब कोई फौतगी हो जाती है, किसी डेथ हो जाती है, तो प्रोफेशनल औरतें मंगवाई जाती हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं ताकि वो सीना को भी करे, खुद भी रोएं और वहाँ पे जितने लोग फौतगी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी रुलाएं। ये लोग हिज करने के लिए हायर किए गए, ये पेशावर ग्रुप है, ये कोई पहली दफा हमारे सामने नहीं आया। तो फिरदौस आशिक अवान साहबा के बारे में कोई जो मुदल्लल बात या मंतकी बात या उनका कोई इस तरह का जवाब तो मदर साहब देंगे। मैं इसे ऐसे बंदे का जिनका सिर्फ प्रोफेशन यही है कि कल यही बातें भी उस पार्टी के हक में सुनता रहा था, ठीक है, उससे पहले मुशर्रफ साहब की बात में सुनता रहा था। मैं कहां से कहूं ये कौन सी बात भी सच है, कौन सी झूठ है? भट्टी साहब, ये बताइएगा कि मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ऑपोजिशन तो तैयार है हुकूमत की मदद करने के लिए, लेकिन हुकूमत कभी इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, कभी सियासी बयानबाजी करती है, तो कैसे करे ऑपोजिशन उनकी मदद? पहली बात तो ये है कि जी फिरदौस साहबा को मुबारक हो, वो दिलों और नीयतों के भेद जान लेती हैं। इनका ये टैलेंट कम अज़ कम मेरे इल्म में नहीं था। अपोजिशन हर पल चाहती है कि इमरान खान नाकाम हो, लफ्ज़ हर पल पर एतराज़ है। अपोजिशन रात को सोती भी होगी, क्या सोते हुए भी यही चाहती है? और अगर सोते हुए भी यही चाहती है तो फिरदौस साहबा मतलब है ख्वाबों में भी उनको जान जाती है कि वो ख्वाबों में क्या सोचते हैं। अच्छा, सियासी मुखालफीन तर्क कर दे मुनाफकत, अच्छा मशवरा है। क्या फिरदौस साहबा खुद भी इस पर अमल करेंगी? और अगर हमारी सियासत से दूसरों को नाकाम बनाने और मुनाफकत निकल जाए तो बाकी क्या रह जाएगा? लिहाजा डॉक्टर साहबा कह ठीक रही हैं, मगर ये अपोजिशन नहीं, हुकूमत अपोजिशन दोनों का हाल है। डॉक्टर साहबा ज़रा सोचें, जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो वो क्या कहा करते थे। लिहाजा ये कोरोना ज़्यादा सियासत है, ये कोरोना ज़्यादा माइंड सेट है, और यही डॉक्टर साहबा इसी हवाले से फरमा रही थी। ठीक कह रही थी। ठीक है मुनीब, आप अग्री करते हैं भट्टी साहब से? मुल्क के अंदर कोई नई बात नहीं है, जिस तरह भट्टी साहब भी कह रहे थे या मेरे साहब ने इससे पहले कहा, साहब कह रहे थे कि ये लोगों को हायर किया जाता है। अब फिरदौस आशिक अवान साहब बेचारी और क्या करें, उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है, उन्होंने नंबर बनाने होते हैं, रात को फिर अकाउंटेबिलिटी होती है कि कौन आज किसने ज्यादा जबान दराजी की है और किसका बयान कितना ज्यादा इफेक्टिव था। अब वो रोज नए नए चीजें निकल आती हैं। अब जैसे मैं उस दिन, अब ये शहबाज गिल साहब है, मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम में बैठ के एक बड़ी नामुनासिब बात की, उससे डॉक्टर्स बड़े हर्ट हुए, लेकिन वो उस बात पर डटे रहे कि नहीं जी मैं तो कह रहा हूँ कि ये डॉक्टर्स हैं और मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि सियासी हुकूमतों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब इतनी सेंसिटिव एनवायरनमेंट में इतनी बेरहम बात की जाए
तो आप क्या उम्मीद रखती हैं कि फिर क्या निकलेगा? और ये उम्मीद करना कि जी ऑपोजिशन ये करे, ऑपोजिशन सियासत, देखिए ऑपोजिशन पूरी दुनिया में यही करती है। अब इस वक्त कितनी गुडविल है प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की कनाडा के अंदर, लेकिन आप अगर रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए वहां पर भी बड़ा टफ टाइम दे रहे। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है? कहा तो ये जाता है कि आइडियली ऐसे मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अगेन ये जो आखिरी जुमला है ना आपका, ऐसे मौके पे सियासत नहीं करनी चाहिए, ये इसका मतलब ये कि हम सियासत को लेते ही मनफी अंदाज में हैं, और सियासत को अगर मनफी अंदाज में लेना शुरू कर दें तो फिर यही होता है कि आप ये कहते हैं जी फ़लाँ सियासत जो है मुनाफ़क़त कर रहा है उसमें। मेरा ख्याल है फिरदौस आशिक़ ऐवान साहिबा का बयान जो है वो दुरुस्त नहीं है, और उसकी वजह यह है कि जैसे अभी भट्टी साहब ने ऑप्शन तो हाँ का लिया, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि गवर्नमेंट भी मुनाफ़क़त कर रही है और अपोजिशन भी कर रही है, दोनों ही कर रहे हैं उसमें। प्रॉब्लम ये है कि हमें जब से ये ख़ास तौर पे ये इशू आया हुआ है, बदकिस्मती से हमने गवर्नमेंट और अपोजिशन को एक पेज पर नहीं देखा। शुरू में एक इजलास हुआ जो स्पीकर ने बुलाया, उससे प्राइम मिनिस्टर अपनी तकरीर करके निकल लिए उसमें, उसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए नहीं। बदकिस्मती से दोनों सियासत कर रहे हैं, बदकिस्मती से दोनों मुनाफ़क़त कर रहे हैं, और सियासत में उन मानों में कह रहा हूँ जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, मनफी मानों में। मेरा पॉलिटिक्स का परसेप्शन बिल्कुल मुख्तलिफ है कि सियासत होती ही पब्लिक सर्विस के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। तो जो फिरदौस आशिक़ ऐवान साहिबा का बयान है वो बजाते खुद बयान बता रहा है कि हर तरफ से मुनाफ़क़त ही हो रही है सियासत में। एक तरफ आपके कोई आपके रहनुमा कहते हैं कि जी हम अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहते हैं, अपोजिशन कहती है कि हम गवर्नमेंट को मुसलसल कह रहे हैं कि हमने ऑफ़र की है गवर्नमेंट को हर तरफ से। बिलावल भुट्टो का बयान उठा के देख लें, शहबाज शरीफ का बयान उठा के देख लें, दूसरी तरफ से भी स्पीकर कौमी असम्बली इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन बीच में कहीं लगता है कि कोई ना कोई ये रुकावट डाल रहा है। और कल वज़ीर आज़म ने जब ये सवाल किया गया तो वज़ीर आज़म का क्या उस पर जवाब था शहबाज शरीफ और जरदारी साहब के हवाले से। तो मेरा ख्याल है एक जो लाइन खिंच गई है उसमें मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन इस तरह आएंगी और एक दूसरे के लिए अगर कोई अच्छा बयान देंगी तो वो मुनाफ़क़त ही कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो इधर से हो या उधर से हो। महमल, ताली तो दोनों हाथ से बचती है। देखिए अलीना, मैं इस बयान को दुरुस्त नहीं समझती, और उसकी वजह है आप अगर देखें डे टू डे अफेयर्स को आप छोड़ दें, क्योंकि वो तो अपोजिशन का काम होता है गवर्नमेंट के ऊपर डे टू डे अफेयर्स पे तनकीद, और अगर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस नहीं सही होगी तो वो तनकीद करते रहेंगे, परफॉर्मेंस ठीक कर ले तो मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आप बड़े इवेंट्स देखें, भारत के साथ जब हमारे इशू हुए, ये पुलवामा वाला हुआ, अटैक हुआ, हुकूमत के साथ ऑपोजिशन साथ खड़ी रही थ्रू आउट। फिर ये जो खादिम रिजवी साहब का ये TLP वाले पूरे वो स्टार्ट हुए, प्रोटेस्ट हुए, हालांकि ऑपोजिशन जो थी वो उस वक्त गंदी सियासत कर सकती थी, उन्होंने नहीं की, उन्होंने हुकूमत का साथ दिया। फिर अभी भी जब ये कोरोना वाला पूरा मामला शुरू हुआ तो ऑपोजिशन कहती रही हुकूमत को कि हम आपके साथ हैं, आप बताएं क्या करना है, लेकिन खान साहब खुद तैयार नहीं थे ऑपोजिशन के साथ बैठने को। तो आप ऑपोजिशन को कैसे ब्लेम कर सकते हैं जबकि इधर तो हुकूमत का अपना कसूर है। तो मैं नहीं समझती कि ऑपोजिशन जो है वो इस तरह की बातें करी या वो इस तरह की चीजें चाह रही है। डे टू डे अफेयर्स को छोड़ दे, और जो आप नैब के केसेस और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन असाइड, अदर देन दैट आई थिंक ऑपोजिशन जो है वो बिल्कुल मुस्बत किरदार अदा करना चाहती थी, लेकिन ये हुकूमत उनको करने ही नहीं देगी क्योंकि इनके अपने कोई इनकी पॉलिटिक्स जो है वो इस किस्म की है। ठीक है, और ये जो रिश्ता है ऑपोजिशन और हुकूमत का, इसमें चपकरिश तो चलती रहेगी, रिश्ता ही कुछ ऐसा है खट्टा मीठा सा। और एक और अहम मामला है जो हमने आपसे डिस्कस करना है, उस पर भी इसी तरह चपकलिश और इख्तलाफी राय पाया जाता है। जानेंगे हमारे तज्जियाकार उस पर क्या कहते हैं। जनाब, ये मामला है चांद का, चांद को देखने का, रमज़ानुल मुबारक के, और हर साल इस पर नज़र आता है कि बटी हुई होती है कौम। गुज़श्ता रोज़ रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकज़ी और जोनल रैयती हिलाल कमेटीज़ के इजलास हुए, ताहम चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा है कि उसूली तौर पर चांद देखने के लिए रैयती हिलाल कमेटी हर दफ़ा लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी के कहने पर चांद ने तो अपना मदार तब्दील नहीं करना। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमने कैलेंडर जारी किया जो दुरुस्त रहा। मजीद उन्होंने बताया कि तुर्की, मलेशिया, ब्रुनाई में भी कैलेंडर पर भरोसा किया जाता है और हमें भी यही करना होगा। उन्होंने इसरार किया।
फवाद चौधरी के इससे कबल भी कई बार इसी से मुतल्लिक बयान आते रहे हैं, मरकजी जोनल रुयत हिलाल कमेटीज़ पर वो तनकीद भी कर चुके हैं। इस सब पर हमारा सवाल अपने तज्जियाकारों से कुछ यूँ है कि फवाद चौधरी कहते हैं चांद देखने के लिए अब रुयत हिलाल कमेटी की ज़रूरत नहीं है, साइंस की खिदमत हासिल करनी चाहिए। फवाद चौधरी का मशवरा काबिल अमल है या नहीं, हाँ या ना के ऑप्शन हैं हमारे तज्जियाकारों के पास। भट्टी साहब, क्या लगता है आपको, अब चांद देखने की जो रिवायत थी दूरबीनों से वो छोड़ देनी चाहिए और कैलेंडर पे इक्तफा करना चाहिए? देखिए, एक वक्त था कि हज पैदल होता था, आज होता है। एक वक्त था कि हज ऊंटों, घोड़ों और बहरी जहाज़ों पर होता था, आज होता है। एक वक्त था कि रात को सितारों की पोजीशन देखकर वक्त देखा जाता था, आज ऐसा होता है। एक वक्त था कि सूरज को देखकर दिन को वक्त का अंदाज़ा लगाया जाता था, आज ऐसा होता है। एक वक्त का कि चांद का साइज देखकर चांद की तारीख का पता चलाया जाता था, क्या आज ऐसा होता है? दुनिया मरीख पर पहुंची हुई है, दुनिया अगले 50 साल का कैलेंडर बनाकर बैठी हुई है। दुनिया कितनी बारिशें होंगी, कब चांद गिरन लगेगा, कब सूरज गिरन लगेगा, और ये सब कुछ बता चुकी है। हम दूरबीनें लेकर छतों पर बैठे हुए अपनी चुदराटों के लिए, अपनी दुकानदारियों के लिए। ये साइंस का दौर है, साइंस का रिश्ता अब रोकना नामुमकिन है। और अपनी ज़ाती ख्वाहिशों को प्लीज़ इस पर मुसल्लत ना करें। साइंस से अब इन दूरबीनों को अजायब घरों में रखें, साइंस से फ़ायदा उठाएं, यही वक्त की ज़रूरत है और यही वक्त का तकाजा है। न्याजी साहब, यकीनन साइंस से हमें बड़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिल सकती है, लेकिन एक सिंबॉलिक वैल्यू भी है चांद को देखना, रमज़ान के चांद को देखना, फिर दुआ करना। तो रुयत हिलाल कमेटी उसकी बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर देना, क्या इससे लोगों के जज्बात मजरूह नहीं होंगे? देखें जी, चौधरी साहब को भी पता है कि चांद जो है टेक्निकली वो कल निकल चुका है। अब इसमें छोटी सी मैं टेक्निकल बात बता दूं कि जब चांद पहले दिन का निकलता है तो जिस जोन में पाकिस्तान आता है, चांद के और सूरज के दरमियान में फासला इतना करीब होता है कि 10-15 मिनट के बाद उसको लेके डूब जाता है। अब ये कैलेंडर जो बनाए गए हैं चांद के, ये मुसलमानों ने बनाए हैं। जो मैरी टाइम्स के लिए और नेविगेशंस के लिए 200 साल के कैलेंडर आज कई सौ साल पहले के बने हुए हैं, लेकिन किसी ने भी उन कैलेंडर का सहारा नहीं लिया, हमेशा साइटेशन को दी। लेकिन मैं इसके बावजूद चौधरी फवाद साहब की बात का यस करूंगा, लेकिन यह चौधरी फवाद साहब को पता है कि चांद यस्टरडे निकल चुका है, इसमें कोई राय नहीं है। हमारे यहाँ हमेशा दूसरे दिन देखा जा सकता है। ठीक है न्याजी साहब, क्या लगता है आपको मजहर अब्बास साहब? देखिए, ये 60s से कंट्रोवर्सी चल रही है हमारी। हमने बदकिस्मती से हमारे यहाँ हमेशा 2 ईदें होती रही हैं, शायद ही शादिर और नादिर ही ऐसा हुआ है कि हमने एक ईद मनाई हो। तो इस कंट्रोवर्सी को हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, और इसी की वजह से 70s में ये रुयत हिलाल कमेटी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो बनी थी। लेकिन उसके बावजूद ये मसला तो फिर भी हल नहीं हो पाया। लेकिन एक रिलीजियस बिलीव ये है कि चांद का देखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ तारीख़ों पे ना जाएं। अब ये एक ज़ाहिर है हम इस मामले में इतने सेंसिटिव हो जाते हैं बात सिचुएशंस में कि हमारे उलमा कराम एक तरफ खड़े होते हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने ये बयान तो दे दिया, इस इशू को वो कभी काबीना में क्यों नहीं ले गए? इस इशू को कभी काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? सिर्फ हमने पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी। अगर वो सीरियस हैं और सीरियसली फवाद चौधरी साहब समझते हैं और उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग उनके आर्गूमेंट्स हैं, और बहुत से लोग इस आर्गूमेंट को मुझ समेत सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिकल स्कोरिंग करते हैं। उस बयान दे के आपने बयान दे दिया, फिर ईद का मौका आएगा उस वक्त आप बयान दे देंगे, और उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला। तो अगर इसको संजीदा डिबेट बनाना है तो फिर संजीदा डिबेट बनाएं, फिर काबीना में ले जाएं, ठीक है, फिर डिस्कस करें इस चीज को और फैसला करें, काबीना में लेके जाएं। अगर इसको संजीदा तौर पर टेकअप करना है तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, यही पॉइंट उठाएंगे महमल और मुनीब के साथ। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और हम बात कर रहे हैं रुयत हिलाल कमेटी, इसकी अफादियत क्या है और क्या अब हमें पुराना तरीका छोड़कर साइंसी तरीके पर आ जाना चाहिए और कैलेंडर के हिसाब से चांद का तखमीना लगाकर उसके ऊपर ईद और महीनों पर इन्हिसार करना चाहिए। इससे पहले मजहर अब्बास साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, महमल आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। मजहर साहब कहते हैं कि फवाद चौधरी के ये जो बयान है शायद सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, अगर कुछ संजीदगी से करना चाहते हैं तो काबीना में लेके जाएं, असेंबली के फ्लोर पर लेके जाएं, उस पर बहस करवाएं।
देखिए, एक तो खैर मैं इसमें कहूंगी कि बिल्कुल उनका काबिल गौर बयान है, और मैं जहां तक फवाद चौधरी साहब को जानती हूँ वो बिल्कुल इस चीज के बारे में सीरियस है, और वो कहते हैं कि हमें साइंस को आगे फरोग देना है, और ये इन चीजों के ऊपर जो एक पुरानी है इनके ऊपर नहीं। आप देखें टर्की, मलेशिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, इन सब ममालिक में और भी मुस्लिम ममालिक के अंदर, सऊदी अरेबिया वगैरह में कैलेंडर एक फॉलो किया जाता है। वो ये नहीं होता कि आप आंख से चांद देखें। अब आपको याद होगा अलीना, काफी साल पहले 3 या 4 ईदें पाकिस्तान के अंदर डिक्लेयर हो गई थी, क्योंकि हर एक ने अपना अपना चांद देख लिया था या किसी को नजर नहीं आया था। तो उस चीज से बचने के लिए एक उसको आपका जाहिर बात है एक ही एरिया है, तो उसके अंदर कैसे हो सकता है कि इतने ज्यादा चांद नजर आ जाए ना। तो फिर साइंस को अगर आप फॉलो करें तो एक ही दिन ईद होगी। और आपको याद होगा कि पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। मेमन मुनीब से पूछते हैं उनकी क्या राय। मुनीब, आपको क्या लगता है, क्या फवाद चौधरी सही कह रहे हैं? जो तजब्जुब पाया जाता है एक ही मुल्क में 4-5 ईदें होती हैं कई बार, इसको तर्क कर देना चाहिए और अब साइंस पे इत्तफा कर लेना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पर फवाद चौधरी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है, जो मदर साहब ने बात की है उस पर बहुत वजन है कि ये क्योंकि सेंसिटिव मामला है, अगर तो कुरान की रूह से, दीन की रूह से इसके अंदर ये पॉइंट वैलिड है और इस पे जो उलमा है वो ये कह सकते हैं कि चांद का देखे जाना जरूरी है, तो फिर ये डिबेटेबल बात है, इसके ऊपर मौसर कोई डिबेट होनी चाहिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम पता नहीं कौन सी इस्लामी रियासत है जहां पूरी दुनिया, हम अकेली इस्लामी रियासत तो नहीं है दुनिया के अंदर। आप टर्की के अंदर देख लीजिए, आप और रियासतों के अंदर देख लीजिए, वहां पर तो ये तमाशे नहीं लगते कि एक मुल्क के अंदर 3-3 जगह रमजान हो और 3-3 जगह ईदें हो। लेकिन मसला ये भी तो है ना मुनीब, इजमा भी तो नहीं होता। हमने ये अभी एक ही मिसाल देखी है रमज़ान और लॉकडाउन के मामले पर, जहां पर हमें इस तरह से सब इकट्ठे नजर आए हैं, वरना वैसे हम कभी इजमा की कैफियत देखते नहीं हैं। इजमा का ना होना ये कमजोरी किसकी है? कमजोरी रियासत की है, रियासत के पार्लिमान हुकूमतों की। ठीक है, आप सबका पॉइंट आ गया। और जिस तरह से अभी हम इजमा की बात कर रहे थे और कोरोना और लॉकडाउन की सारी सूरत हाल पर, वहाँ पर अब ये देखने में आया है कि जहाँ तमाम सूबे मसाजिद खोलने पर इत्तफाक कर रहे हैं और जो 20 नुकाती एलामिया या एजेंडा तय पाया सदर मुमलिकत के साथ उलमाए कराम और मशाइख का, उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, वहाँ सिंध एक मुख्तलिफ अप्रोच लिए हुए है। हुकूमत सिंध ने कोरोना वायरस के पेश नज़र मसाजिद में नमाज जुमा और नमाज तरावी को महदूद करने का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि माहिरीन के मुताबिक अगले 15 दिन बहुत अहम है, इसलिए हम इन 15 दिनों में लॉकडाउन सख्त करेंगे। अवाम से मेरी अपील है कि वो तरावी घरों में पढ़ें। ये फैसले हमने डॉक्टर्स और माहिरीन की मुशावरत से किए हैं। उन ख्यालात का इजहार गुज़श्ता शब एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐलान के तौर पर उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि मेरी उलमाए कराम से दरख्वास्त है कि हुकूमत से ताउन करें, क्योंकि हमारे अस्पताल भर गए हैं। शॉपिंग सेंटर्स जो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, हमने उनको फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है। छोटे ताजिर भी ताउन कर रहे हैं और होम डिलीवरी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात मैंने सदर पाकिस्तान से कही, और उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत जो बेहतर समझती है वो फैसला करे, जबकि हमने माहिरीन और डॉक्टर्स की राय के मुताबिक ये फैसला किया है। इस तमाम तर मामले पर हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल कुछ यूँ है कि वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने सूबाई सतह पर फैसला साजी का इख्तियार दिया है, क्या दीगर सूबों को भी सिंध की तकलीद करनी चाहिए? हाँ या ना के ऑप्शन है हमारे पास। मज़हर अब्बास साहब, क्या समझते हैं आप? हम इस नुक्ते पर तो बहुत दफ़ा डिबेट कर चुके हैं कि क्या होना चाहिए, क्या मसाजिद को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए या नहीं। अब सिंध ने एक मुख्तलिफ अप्रोच ली है। देखिए, मेरा ख्याल है इस बहस में जाए बगैर कि सिंध की अप्रोच दुरुस्त है या नहीं, लेकिन अगर ये कि मजमूई तौर पे एक फ़ैसला हुआ है 20 नुकाती, उस पर बहुत से लोगों का, डॉक्टर्स का ख़ास तौर पे, और सिर्फ सिंध के डॉक्टर्स का नहीं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सब जगह से डॉक्टर्स का ये एतराज़ आ रहा है, और उसमें बड़ा वज़न है कि हम क्योंकि एज ए इनडिसिप्लिन कौम रहे हैं हम, तो वो डिसिप्लिन हम इस मौके पे नहीं दिखा सकते। अब उसमें जो रिस्क एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है सिंध को अकेले ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंध अकेले फ़ैसला करेगी और उलमाए कराम कोई दूसरा फ़ैसला करेंगे, वो विफाक के साथ जाएंगे या सदर के एग्रीमेंट के साथ जाएंगे, तो एक तसादुम वाली सूरत हाल होगी जो सिंध समेत पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता इस स्टेज पर। ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग हो जाएगी एक ऐसे महीने में जो ज़ाहिर है जो रहमतों का महीना है, उसमें ये सिचुएशन अलार्मिंग होगी। सिंध को ये जरूर सोचना चाहिए। सिंध का पॉइंट दुरुस्त है। अच्छा, आपका मज़े साहब ये पॉइंट जो है, ये मुझे कल वजीर आजम का एक पॉइंट याद दिलाता है। न्याजी साहब, आपकी तरफ लेके आऊंगी सवाल। वजीर आजम ने कल कहा है कि जी सिंध हुकूमत ने पैनिक या घबराहट में आकर एकदम से लॉकडाउन किया और ये खौफ की वजह से लॉकडाउन किया, खुद एतमादी नहीं है। तो अब जो एक अलग अप्रोच ले रहे हैं मसाजिद के फैसले से मुतल्लिक भी, क्या ये उसी की कड़ी है?
मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म कन्फ्यूज़ड हैं, और जब कन्फ्यूज़ तो अल्लाह ताला के फजल करम से पिछले 2.5 साल से उनको ये नहीं पता था कि फाइनेंस किससे चलेगी किससे नहीं चलेगी, और हर चीज़ के अंदर आज कल उन्हें पंजाब का चीफ सेक्रेटरी 5वीं दफ़ा तक तब्दील कर दिया, जो कि 1.5 महीने पहले लगाया था नवंबर 28 को। तो क्राइसिस ये है कि उनका कन्फ्यूजन जो है वो दूर नहीं हो सकता। उनको जो बात करना चाहते हैं मैं उनका माफी ज़मीन समझ सकता हूँ, लेकिन वो कह नहीं पाते कि उनमें हिम्मत नहीं है। दूसरी बात ये जो अहम है वो है जब उलमा के साथ आपका मामला तय हो गया है तो एक चीज़ है कि उन पर छोड़ दें। जब सारे आपने SOP से बना दिए, आपने उनकी बातें मान ली, उन्होंने आपकी बातें मान ली, तो लीव इट टू देम। अब आप खामखा उनको इरिटेट करके ख़राब करने चाहते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है। भट्टी साहब, बिलावल भुट्टो ने कल कहा है कि जी मईशत को तो हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर जानी नुकसान हो जाए तो उसकी कोई तलाफी नहीं है। तो क्या जो अप्रोच सिंध हुकूमत अपना रही है, बाकी सूबों को भी इस पर गौर करना चाहिए? देखिए, WHO कह चुका है, वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब कह चुके हैं, IDG ISPR कह चुके हैं कि अगले 15 दिन, अगला 1 महीना बड़ा अहम है कोरोना फैलाव के हवाले से। आपका नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कह रहा है कि 79% कोरोना एक दूसरे से लगा है यहाँ। अब बिलावल भुट्टो साहब को साइड पे रख दें, मुराद अली शाह को साइड पे रख दें, फिर हमारे वो आ जाएगी सियासत वफाक और सिंध की अलहदा कर दें। लेकिन खुदा के लिए अब आप कर्फ्यू ना कर लगाएं, मुकम्मल लॉकडाउन ना करें, मगर सख्ती ज़रूरी है, समाजी फासले ज़रूरी हैं, रश नहीं, हजूम नहीं, झमघटा नहीं। सब हुकूमतें सख्त, वफाक को भी सख्ती करनी चाहिए, बाहर निकलें, जुर्माने करें, सजाएं दें, और अवाम एहतियात और एहतियात करें। घर पर नमाज, घर पर इबादत, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। ये तरावी पर नजर सानी करें, यही हमारा दीन है, यही हमारा दीन हमें सिखाता है। खुदा के लिए एहतियात। अच्छा, ये जो आप अवाम वाला पॉइंट उठा रहे हैं महमल, अवाम पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं भट्टी साहब, लेकिन अवाम अनफॉर्चुनेटली कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं, जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करती जब तक ऊपर से सख्ती ना हो। बड़े अलार्मिंग स्टैट्स हमारे सामने। WHO कहता है कि जी मिड जुलाई तक 2 लाख से ज़्यादा केसेस क्रॉस कर सकते हैं अगर सख्ती ना की गई, मौसर इकदाम ना लिए गए। देखिए, मैं तो इसमें हाँ का ऑप्शन लूंगी अलीना, क्योंकि मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत ने बिल्कुल ठीक किया है। और वो ये कि अब वो दूसरों का या दूसरी हुकूमतों का अगर इंतजार करने बैठ जाते तो फिर उनको जो चीज एक्चुअली जो नजर आई है ना, वो ये कि डॉक्टर्स ने कहा कि 16 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक 40% केसेस बढ़े हैं, और ये कराची में अलहदा का, लाहौर के डॉक्टर्स ने अलहदा बात की। तो इसके अंदर गलत क्या है? आप जो बात करिए कि अवाम के ऊपर छोड़ दे, देखिए अवाम के ऊपर नहीं छोड़ सकते जब तक गवर्नमेंट खुद इंप्लीमेंट नहीं कोई चीज करेगी। हमारे लोग नहीं है इतने डिसिप्लिन, वो नहीं फॉलो करेंगे। मुझे आप ये बता दें कि आज DG ISPR साहब ने भी जिस तरह कहा कि अगले 2 हफ्ते बड़े क्रिटिकल है, अगर खुदा न खास्ता उन 2 हफ्तों में ये इस वजह से फैल जाते हैं कोरोना, तो फिर क्या करेंगे? फिर उलमा उस चीज को किस तरह से ठीक कर सकेंगे ना? तो इसलिए आई थिंक इट्स बेटर कि गवर्नमेंट ही इसका फैसला करे, और सिंध हुकूमत ने बिल्कुल ठीक फैसला किया, एंड आई होप कि बाकी सूबे भी इसको फॉलो करेंगे। ठीक है मुनीब, आपको क्या लगता है? देखिए, बात बड़ी दुरुस्त है, अभी सबने ये बात की है। इस बात के कतई नजर के सिंध क्या कर रहा है, अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं, WHO कह रहा है, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब खुद कह रहे हैं कि अगले 2 से 4 हफ्ते क्रूशल है, तो मेरे ख्याल में जो सिंध हुकूमत कर रही है वो ठीक कर रही है। बाकियों को भी आंखें खोलनी चाहिए। मुआशी मसाइल, खास तौर पर जो डेली वेजेस है उनकी अपनी जगह उसकी बहुत अहमियत है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन फैक्ट यही है कि इस वक्त बहुत एहतियात की जरूरत है, और कम से कम कोई कंफ्यूजन हम नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, किसी कंफ्यूजन के मुताबिल नहीं हो सकती, और हमारी अक्सरियत एनालिस्ट की यही कह रही है कि सिंध को फॉलो करना चाहिए, बाकी सूबों को भी। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद चौथा सवाल अपने एनालिस्ट के सामने रखिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और वज़ीर आज़म इमरान खान की बात करेंगे जिन्होंने मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया है। वो कहते हैं कि जी मीडिया पर करप्शन छुपाने के लिए पैसे का इस्तेमाल होता है, और करप्शन छुपाने के लिए ख़ास तौर पर मीडिया का इस्तेमाल होता है। ऐसे में वज़ीर आज़म का कहना है कि जी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स बिल्कुल बेमानी हो चुके हैं, इनसे कोई नतीजा नहीं निकलता है, आवाम तंग होती है। हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि क्या वज़ीर आज़म का बयान ये दुरुस्त है? हाँ या ना के ऑप्शन हैं सबके पास। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, क्या समझते हैं? देखिए जी, वज़ीर आज़म के बारे में तो मैं सिर्फ एक ही फिक्र कहूँगा कि अगर वो अपने जो जिसको कहना चाहिए जो उनके पार्टिसिपेंट हैं, जो उनके वो टाइगर्स हैं इन्वर्टेड कामर्स में, तो उन टाइगर्स को कहें कि सिर्फ सच बोल दें, चाहे उनके खिलाफ भी जा रहा हो,
तो करंट अफेयर से प्रोग्राम में उनको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा कि इतना भी नुकसान नहीं है, कुछ फ़ायदे की चीज़ें भी हैं। मुझे एक और बात करनी है कि तारिक जमील साहब जो मेरे लिए बहुत मोहतरम है और 2-3-4 महीने तक वो पाकिस्तान की बड़ी ही एक नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर थी और बड़े कम लोग थे जो उनके बारे में कोई बात कहना चाहते थे, तो इस तरह कह सकते थे जैसे आज मैं खुल के कह रहा हूँ। कल उन्होंने 2-3-4 बातें कही, आपके प्रोग्राम में गुंजाइश है मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा। उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब आप दयानतदार हैं और आपकी सीरत और दयानत की मैं कसम खाता हूँ, 22 करोड़ लोग इस मुल्क के बहुत करप्ट हैं, मैं भी उनमें हूँ। ज़ाहिर है मैं उस म्यार पे तो पूरा नहीं उतरूंगा जो सहाबा कराम का है, जो तारिक जमील साहब ने अपने लिए या वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए सेट किया है। और ये मैं इसमें भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि उन्होंने कल कसम खाई है वज़ीर-ए-आज़म साहब की सीरत और किरदार की, तो जाके खुद अपने जाके देखेंगे वो क्या फरमा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान की कौम की तौहीन की है, मैं कहता हूँ गलत मतलब नहीं था, मैं उनकी अभी बहुत इज्जत करता हूँ, अल्लाह ने उनको मलका दिया। खूबसूरत बात। भट्टी साहब आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब पहले कह चुके मीडिया में माफिया मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ये भी हमें मशवरा दे चुके हैं बल्कि अपने सारे चाहने वालों को कि अखबारात ना पढ़ा करें और टीवी ना देखा करें। अब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पिछलों के नवाजे हुए लोग भी हैं, करप्शन छुपाने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, करंट अफेयर्स का कोई नतीजा नहीं लगता, बेमानी बेवाम तंग। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ये भी कह चुके हैं कि करप्शन को बेनकाब करने में मीडिया का बड़ा किरदार है। मैं कभी कामयाब ना होता अगर मीडिया ना होता, मेरी जद्दोजहद कभी कामयाब ना होती अगर मीडिया ना होती, पानामा लीक्स में कभी मैं कामयाबी हासिल ना करता अगर मीडिया ना होता। और इमरान खान और तरीके इंसाफ आज जो कुछ है उसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब कल भी आप ठीक थे और आज भी आप ठीक हैं। मैं समझता हूं कि आप कल आने वाले कल भी ठीक होंगे। अच्छा महमल, आपको क्या लगता है? वैसे मीडिया का काम ही यही होता है कि जहां पर गलत देखे उसको गलत कहे, कोई चीज़ सही है उसकी तारीफ करे, लेकिन मीडिया को एक दुश्मन की तरह पोर्ट्रे करना। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मसला ये है, जिस तरह भट्टी साहब ने भी पॉइंट आउट किया, कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। जब उनकी तारीफ करे तो उन्हें आप अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। अगर आप उनकी बुराई करें या आप उनके बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें वो गलत कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर उनको मसला हो जाता है। और ये खाली पीटीआई का नहीं, और भी हुकूमतों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, क्रिटिसिज्म। लेकिन हमारा तो काम है कि हम अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म करें, बस। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक रेफरेंस भी दिया कल जो खुसूसी तौर पर ट्रांसमिशन हुई उसका, आप उस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात होती है अगर कल ये बात वज़ीर-ए-आज़म करते हैं। कल वो सारे एंकर्स मौजूद थे जिनके प्रोग्राम्स के बारे में वो इरशाद फरमा रहे थे। मैं वज़ीर-ए-आज़म से डिमांड करूँगा कि वो एक, जिस तरह आपने आटा शुगर पे कमीशन बनाया, जिस तरह आपने और चीज़ों पे जो है वो IPPs पे बनाया, पावर सेक्टर पे बनाया, इसी तरह मीडिया एक कमीशन बना दें आप और बिल्कुल ओपन कर दें कि कौन कौन मीडिया को इस्तेमाल करता रहा है और कब कब इस्तेमाल करता रहा है। बिल्कुल ओपन इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं उस पर और बताएं, वज़ीर-ए-आज़म उनके सामने ये बयान दें आकर कि किस किस एंकर को पैसे दिए गए, कौन कौन से चीज़ें हुई हैं, कौन कौन सी जो है ब्लैकमेलिंग जिसको वो कर रहे हैं, प्लांटेड प्रोग्राम्स जिसकी बात कर रहे हैं, उनके बयान से ये कमीशन की कार्रवाई शुरू हो। और मैं चैलेंज करता हूं इस चीज़ को वज़ीर-ए-आज़म को, बिल्कुल बेइंतहा रही होगी करप्शन। हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाके हमने इस चीज़ को कहा था कि आप करें, इंक्वायरी करें। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म से डिमांड करता हूं कि आप बनाएं कमीशन, इस तरह का मीडिया के हवाले से कमीशन बनाएं और उसकी रिपोर्ट पब्लिक करें और उसमें जो जो लोग जिन जिन गवर्नमेंट से पैसे लेते रहे हैं उनके नाम आवेज़ा करें। और अगर आप गलत साबित हुए तो फिर अपनी सज़ा का भी आप खुद ही तजवीज़ कीजिएगा कि आपको इस सिलसिले में। लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं तो कल आपने फिर ये सारे एंकर्स को बुलाया क्यों था? फिर ये सारे एंकर्स के साथ आपने प्रोग्राम क्यों किया था? फिर वो सारा टाइम जो है 4 से लेकर 7 बजे तक क्यों इस्तेमाल किया था आपने उन्हीं करंट अफेयर्स के एंकर्स के साथ मिलके? तो ये नहीं होना चाहिए, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए। इतनी बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन थी आज आपके बयान में और कल आपकी। और मौलाना तारिक जमील से सिर्फ कहूंगा कि आप मुझे ये बता दें कि किस किस हुक्मरान के पास जाके आपने ये दुआ की है या नहीं की है। ठीक है, इस पे वापस आते हैं। मुनीब, आप भी एक करंट अफेयर्स का शो होस्ट करते हैं, क्या वाकई ऐसा है जैसे वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं? क्या वाकई ऐसा होता है जैसा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है? और अगर ऐसा है तो हुकूमत के, ऑपोजिशन के वज़रा खुद भी तो आके इन प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं। जी, ये बात आपने दुरुस्त कही है। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म को
हुकूमत में आके ही क्यों याद आया है कि करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स का कोई नतीजा नहीं निकलता। खुद तो बड़े करोफर से वो हमेशा तशरीफ लाते रहे, इंटरव्यूज देते रहे, सारा अपनी सियासत का सियासी प्रोपेगेंडा करते रहे इसी तर्ज के ऊपर। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये सब उन्हें हुकूमत में आकर याद आया है, पहले याद नहीं आया। और बदर साहब ने अच्छी बात की कि वो गुज़िश्ता रोज तमाम टेलीविजन एंकर्स के साथ बैठे हुए थे जिनको उन्होंने कल मदऊ किया हुआ था, वो टेलीथॉन कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि जो दयानत वाली बात है ना, इसको जरा इस पे गौर कीजिए। दयानत खाली लेन देन के मामलात में ये नहीं होती या को माली करप्शन के हवाले से, दयानत ये भी होती है कि आप अपनी जबान कितनी दयानत से इस्तेमाल करते हैं। दयानत ये भी होती है कि आप किसी पर झूठे इल्जाम किस तरह लगाते हैं। आप लोगों पर इल्जाम लगाते रहे, आप लोगों की इज्जतें उछालते रहे, क्या वो दयानत थी? और सबसे बड़ी बददयानती तो ये है कि इससे पहले भी हुआ होगा, लेकिन जिस बददयानती से हुकूमत बनाई गई, जिस तरीके। ठीक है भट्टी साहब, थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि वजीर आजम जब वजीर आजम नहीं थे तब खुद भी तो इसी तरह करंट अफेयर्स शो में आते थे और वहां पर बयान देते थे और बड़ी तारीफ भी करते थे। देखिए, दो बातें, एक तो सबसे पहले बड़ी ज़रूरी बात है और बार बार हम कर चुके हैं कि दो चेहरे होते हैं, एक होता है अपोजिशन में और एक होता है इक़्तिदार में। और ये जब अपोजिशन में होते हैं तो मीडिया जो होता है वो जमहूरियत को सर पर उठा के रखता है। मीडिया आज़ाद जमहूरियत होती है और आज़ादी इजहार राय के लिए ये जान तन मन धन कबूल लगा देते हैं क्योंकि फ़ायदा अपना होता है। जब इक़्तिदार में आते हैं और जब ये कंप्रोमाइज़ करते हैं, यू टर्न लेते हैं, अपनी कही हुई बातों से फिर जाते हैं, अपने नारे भूल जाते हैं, अपने वादे पीछे फेंक देते हैं, अपने इर्द गिर्द माफियाज को बिठाते हैं, करप्शन के इनडायरेक्ट या डायरेक्ट करप्शन करते हैं, चोरियां छुपानी होती हैं। फिर होता है कि ये कौन लोग हैं यार, ये कौन है बेनतीजा से लोग, कमीन गरीब लोग। ये हर रोज टीवी स्क्रीनों पर, कल फिरदौस साहबा ने नहीं कहा था, ये 2-2 टके के लोग स्क्रीनों पर बैठकर हमें कह रहे होते हैं कि फेल हो गया। इनकी क्या औकात है, इनकी क्या हैसियत है? तो फिर ये हम बेहैसियतें हो जाते हैं, बगैर नतीजे के कन्फ्यूज लोग। सारा कल आएगा वजीर आजम इमरान खान साहब जब अपोजिशन में आएंगे, ये कहेंगे ओ ये है वो मीडिया जो ये आज़ाद जमहूरियत के लिए है। नवाज शरीफ तुम मीडिया के मुखालिफ थे, जरदारी साहब तुम मीडिया के मुखालिफ थे, मैं मीडिया को आगे लेके जाऊंगा। तो ये कौलो फेल के तजाद हैं, ये करोने हैं। ये जो हमारे हुक्मरान होते हैं ना, हुकूमत में आके कोरोना बन जाते हैं, ये वायरस है जो हमें लग जाता है हमारे निज़ाम को, कोई सच्ची बात नहीं सुनना चाहता। तो ये ऐसे लोग हैं, ये कल इमरान खान साहब फिर बदल जाएंगे। तो इसलिए मैंने आज हाँ का ऑप्शन इसलिए लिया है कि कल मैं कह सकूं कि इमरान खान साहब आप कल भी सच्चे थे, परसों भी सच्चे थे, आज भी सच्चे हो। ठीक है मेमल, अवाम की पल्स के ऊपर आपको बड़ा हाथ होता है, ये बताइएगा कि क्या वाकई में अवाम बड़े तंग आ चुके हैं? ये जो शोज़ हो रहे होते हैं, बेनतीजा शोज़ होते हैं, पता नहीं क्या बातें चल रही होती हैं इनके अंदर। और क्या ये महज इत्तफाक है कि कल मौलाना तारिक जमील ने एक दुआ करवाई, उसमें कुछ इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद थे, अगले दिन वज़ीर आज़म ने भी यही बयान दिया? देखिए, ये आज की बात तो है नहीं कि वजीर आजम साहब जो है वो जब से इस हुकूमत में आए वो मीडिया के बारे में बातें कर रहे हैं, और जब वो ऑपोजिशन में भी थे तो चंद मीडिया हाउसेस के बारे में इंक्लूडिंग दिस वन में बातें करते थे। लेकिन ऐसी कोई नई चीज नहीं है। शेख रशीद साहब उनको बुरे लगते थे, अब उनको अच्छे लगते हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब उनको एक जमाने में बहुत अच्छे लगते थे, फिर कुछ मसला हुआ तो उनको नहीं अच्छे लगने शुरू हो गए, उनके बारे में भी बातें करने लगे। तो खान साहब इस तरह की बातें करते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये ट्रंप और मोदी और ये सब लोग इस तरह की चीजें ही करते हैं, उनको जो मीडिया नहीं पसंद आता वो उसके बारे में ऐसे ही उंगलियां उठाते हैं। न्याजी साहब, देखिए जी, बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब के बारे में मैंने एक बताया था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऑडिटिंग के लिए, अपने गवर्नर्स की ऑडिटिंग के लिए बंदा भेजा मिस्र, तो उन्होंने कहा जी हजूर वो बंदा तब्दील हो गया है। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि वो तब्दील नहीं हुआ, ताकत नहीं मिल जाए, दौलत मिल जाए, कोई नई चीज़ शोहरत मिल जाए तो उसमें से असली बंदा बाहर आ गया है। हमेशा से मैं उन्हें कहता हूँ कि द्रोह गोई जो है उनकी मौजूद थी। मुझे तो खुशी हुई कि तारिक जमील साहब जो कि इंतहाई गैर मुतनाज़ा शख्सियत थे, आप देख ले सोशल मीडिया में मुझे तकलीफ होती है कितने मुतनाज़ा हो चुके हैं, उन्होंने उनको कहा जानदारी का। न्याजी साहब, यहाँ पर आपको कता कलामी की माजरत काटूंगी इसलिए ताकि मैं ये रजिस्टर करवा दूं कि हमारे आखिरी सवाल का नतीजा ये निकला है कि हमारे 4 एनालिस्ट कहते हैं कि नहीं जी, वजीर आजम का जो बयान है वो दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर वक्त खत्म हुआ जाता है, हम कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और रमज़ान शुरू हो चुका होगा। टीम रिपोर्ट कार्ड की तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत मुबारक।